नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना संक्रमण की सबसे पहले बात करेंगे। एक बार फिर तेजी से रफ्तार पकड़ ली है संक्रमण ने। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर समेत तमाम शहरों में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले साल संक्रमण बढ़ने की वजह से जो हालात बने थे, फिर से एक बार वही तस्वीर इस साल भी दोहराती हुई दिख रही है। एक तरफ वैक्सीनेशन है, दूसरी तरफ अस्पतालों में बेड भरते जा रहे हैं। संक्रमण में उछाल के साथ प्रतिबंधों की नई किश्तें सामने आ रही हैं। कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू किया जा चुका है। 6 शहर, 6 तस्वीरें आपके सामने, और लगातार बढ़ते मामलों ने अब राज्य सरकारों की चिंता भी बढ़ा दी है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं दादर की है। ये यहाँ का जाना माना मुंबई का इलाका है, जहां पर अक्सर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, लेकिन संक्रमण बढ़ने के बावजूद भीड़ जस की तस बनी हुई है। लोगों के मुंह से मास्क गायब है, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नाम नहीं है। और ये दादर का प्रचलित मार्केट है, जहां पर फल और सब्जियां बेची जाती हैं। ये वो इलाका है जहां की तस्वीर हम अक्सर आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर संक्रमण को लेकर लोग बिल्कुल बेपरवाह दिखाई देते हैं। और पिछले साल मार्च महीने में आए लॉकडाउन के बाद छात्रों का पूरा साल घरों के अंदर लैपटॉप्स और मोबाइल पर नजरें गड़ाए बीता। इस साल की शुरुआत में संक्रमण कम होने के चलते उम्मीद तो यही थी कि बच्चे दोबारा स्कूल जा सकेंगे, लेकिन अचानक आंकड़ों ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 16 सितंबर 2020 भारत में अभी तक के सबसे ज्यादा 97,894 मरीज दर्ज किए गए। 1 अप्रैल 2021 को इस साल के सबसे ज्यादा 72,330 मरीज सामने आए। एक नहीं, 2 वैक्सीन आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना संक्रमण एक बार फिर से आसमान छूने लगा है। जिस रफ्तार से रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि इस साल ये महामारी और भी विकराल रूप अख्तियार कर सकती है। सबसे ज्यादा संक्रमण कहां है वो भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 43,183 मरीज सामने आए, 249 की मौत हो गई। दिल्ली में 2,790 नए मामले सामने आए, 9 की जान चली गई। केरल में 2,798 नए मरीज सामने आए और उत्तर प्रदेश में 1,230 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए। मेरे भारत के लोगों से इतना ही अनुरोध है, अपने भाई और बहनों से, कि जो 45 वर्ष से ज़्यादा की आयु के हैं वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं, और साथ ही साथ मास्क भी पहने, 2 गज की दूरी भी अपनाएं, हाथों को भी धोते रहें, क्योंकि बचना भी जरूरी है और दूसरे को बचाना भी जरूरी है। टीका लगवाना भी जरूरी है, टीका जरूर लगवाएं, भारत को भी बचाएं और कोरोना को हराएं। 1 अप्रैल से देश में वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। अब 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कहा तो उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन के साथ वायरस भी अंकुश लगाने में मदद करेगा, लेकिन हालात एकदम उल्टे बन गए। नए शिक्षा सत्र में भी मोबाइल और लैपटॉप से बच्चों की नजरें हटने के संकेत नहीं है। चंद रोज पहले तक स्कूल खोलने की तैयारी में जुटी राज्य सरकारों ने फिर से कदम वापस खींच लिए हैं। दिल्ली में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं अगले आदेश तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में 8वीं तक की सभी परीक्षाएं 4 अप्रैल तक बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश में 8वीं तक की परीक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। बेंगलुरु में 8वीं तक की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी गई हैं। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तमिलनाडु में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना को लेकर जरा सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका नमूना झारखंड के खूंटी में दिखा, जहां एक आवासीय स्कूल में एक साथ 28 छात्राएं संक्रमित पाई गई। छात्रावास में कुल 88 छात्राएं हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसी खबरें देखकर शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हो। आज तक ब्यूरो। जाहिर है कोरोना संक्रमण की स्थिति भयानक है, लेकिन क्या देश कोरोना से बचने का जतन कर रहा है? रोजाना कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो हम आपको दिखाते हैं और जिसे देखकर ये लगता है कि हमारी कोशिशें कोरोना कम करने की नहीं बल्कि बढ़ाने की है। यूपी के फर्रुखाबाद में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। होली मिलन समारोह में न मास्क न सोशल डिस्टेंसिंग। डांस देखने के चक्कर में लोग भूल गए कोरोना के नियम।
यूपी के फर्रुखाबाद में बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत ने होली मिलन समारोह रखा, जिसमें जमकर भीड़ जुटी, डांसर बुलाई गई। होली मिलन के नाम पर सजी इस महफिल में लोग कोरोना को भूल गए। बीजेपी सांसद मंच से कोरोना गाइडलाइंस का पाठ तो पढ़ाते रहे, वैक्सीन लगवाने की बात करते रहे, लेकिन जब मंच पर ठुमके लग रहे हों तो कैसी सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों ने मास्क भी न लगाए। लखनऊ में भी कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, खचाखच भीड़ के बीच बर्थडे पार्टी में जमकर नाच गाना, बार बालाओं के डांस में लोग भूल गए कोविड प्रोटोकॉल। लखनऊ की इस बर्थडे पार्टी में बार बालाएं नाची तो लोगों ने कोरोना के नियमों को ताक पर रख दिया, और तो और खुद पुलिस वालों ने बैठकर बार बालाओं का डांस देखा। सैकड़ों की तादाद में लोग जुटे। इस डांस पार्टी में ना तो लोगों के चेहरे पर मास्क थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। लखनऊ की हरदा कॉलोनी में बर्थडे पार्टी का मामला संज्ञान में आया तो ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई। हाथरस के सिकंदरा राव में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। होली मिलन समारोह में लोग एक दूसरे से खूब गले मिले, डांस भी हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल भी उड़ा। सिकंदरा राव में होली मिलन की पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि विधायक जी ने रखी थी। इस पार्टी में महिला डांसरों को बुलाया गया। खुद विधायक जी ने डांसरों के साथ ठुमके लगाए, एक दूसरे के गले मिल मिलकर होली की बधाइयां दी, और तो और डांसरों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई गई। मास्क तो दूर की बात, सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गए विधायक वीरेंद्र सिंह राणा। यूपी के सहारनपुर में मास्क को लेकर सख्त एक्शन। पिछले 3 दिनों में 7,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सहारनपुर में महामारी एक्ट के तहत मुकदमे भी दर्ज। ये यूपी के सहारनपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ कोरोना के केस बढ़े तो पुलिस को डंडा संभालना पड़ा और बिना मास्क के स्टाइल मारने वालों पर सीधे जुर्माना और मुकदमा ठोकना शुरू कर दिया। सहारनपुर पुलिस ने शहर में चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चला रखा है। देश में कोरोना के बढ़ते केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में साल में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं, और ये पिछले 24 घंटे की तस्वीरें हैं जो कोरोना के नियम समझाने वालों को ही चिढ़ा रही हैं, और तो और नेता महफिलें जमा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। देश में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस चरण में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। टीकाकरण पूरे महीने बिना किसी छुट्टी के चलती रहेगी। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई। इस चरण में 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जाना है। दिल्ली के अस्पतालों में टीकाकरण के तीसरे चरण को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। कतार लंबी होने की वजह से लोगों को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। 1 अप्रैल से सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर सबके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को पूरी तरीके से खोल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो 45 वर्ष से ऊपर की उम्र का है वो टीकाकरण करने के लिए अस्पतालों में जा रहे हैं। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर आए हैं टीका लगवाने के लिए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने पहुंचे। मुख्य सचिव ने कहा कि टीकाकरण के लिए कोरोना जांच भी बढ़ाई जाएगी ताकि दूसरी लहर का मुकाबला किया जा सके। महाराष्ट्र का पुणे लंबे समय से कोरोना की चपेट में है। यहाँ शहर के मेयर मुरलीधर मोहन ने खुद वैक्सीन लगवाकर तीसरे चरण का उद्घाटन किया। बिहार में भी वैक्सीन के तीसरे चरण की औपचारिक शुरुआत हो गई। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लेने गए। मंगल पांडे ने बताया कि बिहार में अब तक 29 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और हालात काबू में हैं। मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है और आज का यह टीका मैंने लिया है और इसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से, अपने सभी लोगों से अपील करता हूं जिनकी अवस्था
45 वर्ष से अधिक की हो गई है, वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन को जरूर लें। मध्य प्रदेश में भी 45 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। राज्य में हर दिन 4 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा है बीते कुछ दिनों में, उसके बाद सरकार ने भी नया टारगेट सेट कर दिया है वैक्सीनेशन का। ज्यादा प्रभावित जो जिले हैं वहां पे अब 100% वैक्सीनेशन करना होगा अगले 2 हफ्तों के दौरान, और इसीलिए बड़ी संख्या में लोग अब पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन केंद्र जो है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। भोपाल में 172 केंद्र बना दिए गए हैं। कोशिश ये है कि लोगों के घरों के ज्यादा से ज्यादा करीब हो वैक्सीनेशन सेंटर और उन्हें ज्यादा दूर न आना पड़े, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में 3.5 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही थी प्रतिदिन। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बैठक ली है उसके बाद यह तय किया गया है कि ये अब बढ़ा करके 4 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लोगों को लगाई जाए। देश के अलग अलग शहरों से टीकाकरण की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर तेज होने की वजह से टीकाकरण का ये तीसरा चरण बेहद अहम हो गया है। आज तक ब्यूरो। और बढ़ते संक्रमण को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीशा माथुर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन सबसे पहले मुंबई का रुख करेंगे। पंकज, ये किसी से छिपा नहीं है कि मुंबई के हालात कितने खराब हैं, लेकिन सरकार की चिंता ये है कि पूर्ण लॉकडाउन और साथ ही जिस तरीके से अभी चीजें खुली हुई हैं उसके बीच का रास्ता कैसे निकले, क्योंकि रोजगार पर असर ना पड़े, क्योंकि अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो जाहिर तौर पर काफी लोगों को परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। इकोनॉमिक फैक्टर तो है ही जो सरकार को रोक रहा है। साथ ही साथ सरकार का ये भी मानना है जो सबसे ज्यादा मुसीबत मुंबई में थी वो मुंबई की नाइट लाइफ से थी, और नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया वो उसी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। यानी जो नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, जहां पर रात को भीड़ हो रही थी वहां पर भीड़ कम करी जाए, इसलिए नाइट लाइफ को डीएक्टिवेट करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया। सरकार का यह भी कहना है कि और ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं। अनीशा का रुख करना चाहेंगे। अनीशा, दिल्ली में हालांकि मुंबई की तरह मामले तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी वही दिल्ली सरकार की चिंता का सबब है कि जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, अगर पूर्ण लॉकडाउन की नौबत आती है जो अभी फिलहाल नहीं होता हुआ दिख रहा है, तब इन लोगों का क्या होगा? देखिए नेहा, दिल्ली शहर में आज शाम 4 बजे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है हेल्थ मिनिस्टर और ऑफिसर्स के साथ में, यही देखने के लिए कि दिल्ली में कोरोना के जो नंबर्स लगातार हम देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भर से हम रोज 1800 से ऊपर आंकड़ा पार कर रहा है और कल का जो आंकड़ा है वो 2700 के ऊपर पहुंच चुका है। तो दिल्ली शहर में हॉस्पिटल्स की और वैसी व्यवस्था का क्या होगा वो देखने के लिए आज शाम 4 बजे मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन ये आपको गौरतलब है कि मार्केट देखें या कोर्ट देखें या कोई भी जगह आप दिल्ली में देखें, मॉल देखें, लोगों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली में भी और बाकी राज्यों में भी मुसीबत लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अभी सरकार को ये देखना है कि किस तरह से लगाम लगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर काफी चिंताएं हैं। अगर पिछले साल के लॉकडाउन के बाद अभी तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं है। अगर जहां आपने रेहड़ी पटरी वालों की बात करी, उनके साथ उन्होंने भी और मार्केट एसोसिएशंस ने भी, सभी ने यही कहा था कि अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो हम उबर नहीं पाएंगे। तो इस वजह से सरकार अर्थव्यवस्था को और हेल्थ कंसर्न्स को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ रहे हैं, हम आपको कुछ आंकड़े दिखा देते हैं कैसे इस वक्त लगातार तेजी से बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि खतरे का अलर्ट यहां पर सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और देश भर में जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान है, और वो 8 राज्य हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त खतरे से जूझ रहे हैं। दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, तीसरा कर्नाटक, साथ ही पंजाब में भी लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। तमाम वो 8 राज्य जिनमें लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले बात कर लेंगे हरिद्वार की, जहां पर जारी कुंभ मेले में कोरोना गाइडलाइन सख्ती से लागू कर दी गई है और साथ ही स्टेशन पर ही श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग बढ़ गई है। ये हम आपको 2 और आंकड़े दिखा रहे हैं मुंबई और दिल्ली के, जहां पर
8,646 केसेस सामने आए हैं। मुंबई में 18 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 2,790 मामले सामने आए हैं, जिसमें 18 लोगों की जान गई है। यानी कि दिल्ली और मुंबई पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि आज 4 बजे अरविंद केजरीवाल ने एक मीटिंग बुलाई है इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए, कैसे मामलों में रोकथाम की जाए। कुछ और आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं और बता देते हैं कि आपको कैसे धर्मस्थलों को बंद करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। बंद किए जा सकते हैं शॉपिंग मॉल, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल चीजों में आता है। शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ सिनेमा हॉल्स भी बंद किए जा सकते हैं। ऐसी भी तमाम तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी जिस तरीके से हालात हैं, इन सभी जगहों पर स्क्रीनिंग की जाती है। निजी दफ्तर 2 शिफ्ट्स में चलेंगे, यानी कि एक साथ सभी लोग एक ही शिफ्ट में काम नहीं करेंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली के लगातार बढ़ते आंकड़े और लगातार बढ़ते केस इस वक्त भी चिंता का सबब बने हुए हैं वहां की राज्य सरकार के लिए। महाराष्ट्र में 43,183 मामले, राजस्थान में 1,350 मामले, वहीं दिल्ली में 2,790 मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, देश भर में भी इनकी संख्या बढ़ रही है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है। हर से अब आपको आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर कुंभ का आगाज हो चुका है। लेकिन किस तरीके से वहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। महाकुंभ की शुरुआत होते ही कोरोना संबंधित जिन नियमों के बारे में आदेश जारी किए गए थे, उस एसओपी का पालन फिलहाल हरिद्वार में शुरू हो गया है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जितने मुसाफिर ट्रेनों से लौट के आ रहे हैं, इस रजिस्ट्रेशन डेस्क से उनको गुजरना पड़ रहा है, जहां उन्हें अपने आधार कार्ड से और फोन नंबर संबंधी तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। और इसके बाद जो भी मुसाफिर हैं, वहां उन्हें इस इन टेस्टिंग बूथ से होकर के गुजरना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर प्रांगण में 3 टेस्टिंग बूथ हैं और यहाँ पर इस मोबाइल टेस्टिंग यूनिट के जरिए जितने लोग भी हैं, हर किसी को टेस्टिंग से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तो आप सब जितने लोग हैं, उनके हाथों में फॉर्म देख पा रहे होंगे जिस पर जानकारी दर्ज की गई है, कोड दर्ज किया गया और यहाँ पर इन पोलिंग बूथों पर जितने भी यात्री हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। ये दरअसल एसओपी जारी की गई थी कि 1 अप्रैल से जो भी मुसाफिर उत्तराखंड आएंगे, चाहे वो सड़क मार्ग से हो, रेल मार्ग से हो या हवाई मार्ग से, और देखिए कैसे यहाँ जितने भी मुसाफिर हैं, हर किसी की टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इसमें एंटीजन और RT-PCR दोनों टेस्टिंग के तरीके शामिल हैं और टेस्टिंग पर इसलिए भी जोर बढ़ाई जा रही है ताकि जो संक्रमण है उसे रोका जा सके। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक जिस तरह कोरोना केस बढ़ रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ सख्ती हो रही है। इन राज्यों ने यह भी कह दिया है कि अगर लोग नहीं माने तो लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ सकता है। जो लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, वो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो महामारी को बुलावा दे रहे हैं। कोरोना वायरस कब, कैसे और कहां से चिपक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देश के 8 राज्यों में इस वक्त कोरोना का जैसे विस्फोट हुआ है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में दिन भर के कुल मामलों के 84.61% कोरोना केस आए हैं, जबकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 72,330 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,22,21,665 हो चुकी है। वहीं 459 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,62,927 पहुंच गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5,84,055 है। जैसे ही देश में कोरोना के आंकड़ों ने अक्टूबर 2020 का रिकॉर्ड तोड़ा, यूपी के वाराणसी में एक साथ 125 लोगों में कोरोना फैलने से हड़कंप मच गया। थोड़ी ही देर में सीएमओ का बयान आया कि सर्वर में समस्या थी, जिसके चलते आंकड़े बढ़े हुए दिखे। फिर भी यह आंकड़ा गलत नहीं था। 2 दिन में वाराणसी में 125 कोरोना केस आए। था ना, कभी मैंने BHO में बात किया है, जहाँ पे लेबोरेटरी थी, जैसे परसों मात्र 34 केस आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे 2 दिन के एक सर्वर डाउन होने से रिजल्ट जो है, दोनों दिन का रिजल्ट एक साथ उन्होंने डिक्लेयर किया, इसलिए केसेस एकाएक संख्या में ज्यादा दिखे हैं। 2 दिन के केसेस पूल्ड थे।
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच में भी तेजी लाई गई है। अब तक 24,47,98,621 सैंपल की जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों की बात करें तो 11,25,681 नमूनों की जांच की गई है। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की जल्द से जल्द जांच कोरोना से बचाव का तरीका है। कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ने देश को हिलाकर रखा हुआ है। राज्य में जिले दर जिले इसके चपेट में आते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ नागपुर, पुणे, नासिक जैसे शहरों में भी हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 7 दिनों में देश में 4,33,000 कोरोना के नए केस आए, जिसमें से 57% सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। 31 मार्च को महाराष्ट्र में 39,544 कोरोना केस आए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 227 लोगों की जान गई। इस समय महाराष्ट्र में कोरोना के 3,56,000 से ज्यादा सक्रिय केस हैं। महाराष्ट्र में सरकार फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं लगाने जा रही, लेकिन लगातार बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बरतने का ऐलान जरूर कर दिया है। मैं एक ही चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ये आज का सबसे अहम मुद्दा है और आप कहीं पर भी भीड़ भाड़ मत कीजिए, इतना ही अपील मैं हमारे महाराष्ट्र की जनता को करूँ। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 5,057 नए केस सामने आए और 124 लोगों की मौत हुई। बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते में हालात नहीं सुधरे तो राज्य में सख्ती बढ़ा दी जाएगी और कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए जाएंगे। इस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, सिविल हॉस्पिटल है, और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन कोरोना के सैंपल देने वालों की लाइन है। तो कुल मिलाकर पंजाब में कोरोना से हालात जो है कहीं ना कहीं बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं सरकार ने भी अब ऐलान कर दिया है कि सरकार सख्ती बरतेगी। अगर टोटल रोगियों की बात करें तो 2,40,000 के करीब केस पंजाब में फिलहाल हो चुके हैं और तादाद दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 31 मार्च को 2.5 महीने बाद सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। 31 मार्च को दिल्ली में 1,819 नए केस दर्ज हुए, 11 लोगों की मौत हुई। 13 जनवरी को भी 11 मरीजों की मौत हुई थी। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 8,838 है। दिल्ली सावधान हो चुकी है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहां से दिल्ली आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। इस दौरान सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और इंटर स्टेट बस टर्मिनस में रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था की गई। दिल्ली सतर्क है, लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना विस्फोट हुआ है। खरगोन में सिर्फ 2 दिन के अंदर कोरोना के 241 मरीज मिले हैं। जिले में इस वक्त 6,700 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं और 117 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में 395 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं। सभी कंटेनमेंट जोन में लोगों के घर पर पोस्टर चिपका दिए गए हैं। मरीजों के 10 दिन तक बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई। आज तक ब्यूरो। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना को रोकना एक बड़े चैलेंज से कम नहीं है। हालांकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन हरिद्वार से जो आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट आई है उसमें कोरोना नियमों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हर की पौड़ी की दिव्यता दिखाते हैं। साज सजावट जो लगभग पिछले 6 महीनों से चल रही थी, संक्रमण काल से इसकी तैयारियां पूरी हो रही थी, वो अब हर की पैड़ी लगभग पूरी तरह से पूरा हरिद्वार जो है वो चकाचौंध दिखाई यहाँ पर पड़ती है। तमाम तैयारियां हैं, लेकिन पहले दिन जो है 1 अप्रैल को जो भीड़ है महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की, उसकी संख्या बेहद कम है। और इसे आप ये कह सकते हैं कि चाहे संक्रमण का डर हो, कोरोना का प्रकोप हो, या फिर लोग जो इंतजार करते हैं कि वो जब पवित्र मौका आता है, जैसे शाही स्नान का दिन हो, 12 अप्रैल को पहला शाही स्नान भी होगा, खासकर 1 अप्रैल से लगने वाले महाकुंभ में, तब जो भीड़ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हर की पैड़ी पर आने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं में एक बात जो कॉमन दिखती है और वो चिंता की वो कि बहुत सारे चेहरों पर मास्क नहीं है। ये देखिए, ये भाई साहब यहाँ खड़े हैं, यहाँ एक परिवार आया है, स्नान कर चुका है, एक साथ भी खड़े हैं। अब अभी तो चूंकि भीड़ आज के दिन कम है, लेकिन जब ये भीड़ बढ़ती है तब इन नियमों का उल्लंघन सीधे सीधे एक बड़े विस्फोटक स्थिति को जन्म दे सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आ रही है, जहां पर एनकाउंटर हो रहा है। यहां काफूरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है।
सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। इलाके में अभी 2 से 3 आतंकी होने की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन और कोमिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। ये तस्वीरें इसी इलाके की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पिछले कई घंटों से एनकाउंटर चल रहा है। एक आतंकी को ढेर किया गया है। कोमिंग ऑपरेशन अब भी जारी है क्योंकि कुछ और आतंकियों के छिपे होने की यहाँ आशंका है। कल पूरे दिन टीएमसी के नेताओं में अजीब सी बेचैनी देखने को मिली। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि उन बूथों पर ईवीएम खराब है जहां टीएमसी का दबदबा था। यही हाल बांकुरा में दिखा। बांकुरा में तो सायंतिका बैनर्जी ने जमकर हंगामा किया। बंगाल में चुनाव हो और तनाव न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मगर बंगाल के नंदीग्राम का टेंशन बाकी जगहों से ज्यादा था। इस तनाव को ताव तब मिला जब मालूम चला कि नंदीग्राम के भेकुटिया में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस संदिग्ध मौत पर बीजेपी का पारा चढ़ गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की वजह से उनके कार्यकर्ता की मौत हुई। जैसे जैसे दिन चढ़ा, सियासी पारा भी चढ़ता गया। मतदान के लिए नंदीग्राम की जनता उमड़ी तो कई बूथों पर छिटपुट झड़प की खबरें आई। कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायतें आई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि 10 से 15 बूथ पर बीजेपी वालों ने पूरी कोशिश की कि लोगों को वोट डालने से रोक दिया जाए। 10 बूथ में कुछ असामाजिक तत्व और केंद्र बाहिनी बाधा डालने का कोशिश किया था, लेकिन जन प्रतिरोध से ये सारे बाधाएं दूर किया गया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि टीएमसी के समर्थकों को बूथ तक न पहुंचने दिया जाए, मगर टीएमसी के समर्थकों ने ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए बूथ तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया। The people of Nandigram are determined to have Mamata Banerjee as their MLA, who will become the CM for the 3rd time. Done. नंदीग्राम के अलावा बांकुरा में भी ईवीएम खराब हुई तो टीएमसी की कैंडिडेट सायंतिका बनर्जी भड़क गई। सायंतिका बूथ पर पहुंची तो उनका चेहरा बता रहा था कि वो भयानक नाराज हैं। ভোটিংটা ঠিকমতো করতে দিচ্ছে না, হাত আর কি ঠিক আর 186 নম্বর বুথও কিন্তু খারাপ রয়েছিল, সেখানে আমি যাচ্ছি কি করে আমার ইভিএম ভোটার থেকে ভোট না করতে আমি দেখছি লাইভ আছে। सायंतिका ने आरोप लगाया कि उन 2 बूथों पर ईवीएम खराब हुई जहां टीएमसी का दबदबा है। इश्यूज बहुत ही मैं क्या बोलूं, मैंने आई हैव नो वर्ड्स। 2 घंटे से हमारे वोटर्स वोट नहीं कर पाए। यहाँ पे ईवीएम मशीन, दोनों ईवीएम मशीन नहीं चल, दे वर नॉट वर्किंग, द ईवीएम मशीन्स वर नॉट वर्किंग हियर एंड 7 बजे से वोटिंग चालू हुई है। यहाँ पे बहुत एल्डरली बहुत जन थे, वो लोग काफी जन वापस भी जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बांकुरा में बहुत गर्मी है। क्योंकि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह आके अपना वोट देके उन लोग वापस जाए, पर यहाँ पे 2 ईवीएम मशीन सुबह से काम नहीं कर रही थी और ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बूथ है। बहरहाल बंगाल के दूसरे चरण के साथ ही नंदीग्राम का संग्राम भी समाप्त हुआ, लेकिन इस समाप्ति के साथ शुरू हो गया है इंतजार कि अब की बार नंदीग्राम में किसके हिस्से की मतों की बौछार। बांकुरा से प्रेमा राजाराम के साथ श्वेता सिंह, अनुपम मिश्र और इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम, आज तक। बंगाल में चुनावी पारा चरम पर है। जुबानें आग उगल रही हैं और पीएम ने रैली में ममता को घेरा तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाई। Whatever you try, BJP will not win the election. Even Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों,
आप सोचिए 10 साल मुख्यमंत्री रहते, अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या 3 दिन एक ही क्षेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या?